नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब अपने गुरु, अपने मास्टर, अपने टीचर, पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ली, हाउ टू प्रोसीड इन अ केस, और जो पार्शियल सिमिलर दवाई होती है उससे उसका हमें कैसे करना है और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और वो भी काम की ही चीज है। पार्शियल सिमिलर इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट मेडिसिन एट दैट टाइम। उसकी एक फुटनोट रह गई पिछले अफोरिज्म की 181 की, when they were not caused by an important error in regimen, a violent emotion, or a tumultuous revolution in the organism, such as the occurrence or cessation of the menses, conception, childbirth, and so forth. तो ये जो हमने बात की कि भाई एसेसरी फिनोमिना जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस होने लगे, तो वो पहले हमें ये चेक करना है कि क्या वो इसकी वजह से तो नहीं है कि जैसे डाइट एंड रेजिमेंट में कोई एरर आ गई, या फिर वायलेंट इमोशन आए, या फिर कोई रिवॉल्यूशन आया ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मेंसिस चालू हुआ या बंद हुआ, या कंसेप्शन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, या चाइल्ड बर्थ हुआ एंड सो फोर्थ, और या कोई सोशल या डोमेस्टिक रिलेशन में कोई बदलाव आए, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। अगर ऐसा कुछ होता है, देन इट इज ड्यू टू दिस थिंग। तो फिर ये एक एक्यूट प्रॉब्लम है, उसको एक्यूटली ट्रीट करना है। आगे बढ़ते हैं 182। Thus, the imperfect selection of the medicament, which was in this case almost inevitable, owing to the too limited number of the symptoms present, serves to complete the display of the symptoms of the disease, and in this way facilitates the discovery of a second, more accurately suitable homeopathic medicine. ये जो पहला मेडिकामेंट, पहली मेडिसिन जो इम्परफेक्ट सिलेक्शन से आई है वो गई, और वो इस केस में इनएविटेबल थी, यानी कि जरूरी थी, क्योंकि वहां पर सिम्टम काफी लिमिटेड थे। सर्व्स टू कंप्लीट, उसने क्या काम किया, उसने पूरे सिम्टोमेटोलॉजी को, पिक्चर को कंप्लीट कर दिया। ये उसकी ड्यूटी थी उस मेडिसिन की, उसने बखूबी वो निभाई। और इस तरीके से वो हमें फैसिलिटेट कर रही है एक नई, बेटर एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट दवाई को चॉइस करने की, हमें सुविधा दे रही है वो दवाई। तो वो दवाई तो काम की ही है। कभी भी ये नहीं सोचना है, जैसे हमने कल भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया, कि हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ये इम्पार्शियल दवाई मेरे से आ गई। 183। Whenever, therefore, the dose of the first medicine ceases to have a beneficial effect, if the newly developed symptoms do not, by reason of their gravity, demand more speedy aid, which, however, from the minuteness of the dose of homeopathic medicine and in very chronic diseases is excessively rare, a new examination of the disease must be instituted. The status morbi, as it now is, must be noted down, and a second homeopathic remedy selected in accordance with it, which shall exactly suit the present state, and one which shall be all the more appropriate, can then be found as the group of symptoms has become larger and more complete. जब भी पहली दवाई की बेनिफिशियल इफेक्ट बंद होती है, कि जब जब कोई न्यूली डेवलप सिम्टम नहीं होते हैं, क्योंकि क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो वहां पर हमें एक स्पीडी एड की जरूरत होती है। तो न्यूली डेवलप सिम्टम जहां पर ना हो और उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट खत्म हो जाए, इन केसेस में a new examination of the disease must be instituted. फिर से हमें नई तरीके से केस को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, लेना है, समझना है। द स्टेटस मॉर्बी, यानी कि जो भी अब स्टेटस क्यू, काफी बार बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर, पहले ये दवाई दी, उसने इतना काम किया,
ऑलमोस्ट 50% सब अच्छा हो गया, अच्छा ही रहा, अच्छा ही रहा, लेकिन वो 50% से आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर अलग अलग पोटेंसी यूज की तो भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि अलग अलग पोटेंसी यूज करने में, ड्रॉपर को रिपीटेशन में देने में, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर अब वो बढ़ने लगा फिर से। मीन्स अब वो दवाई की प्रूविंग हो रही है जो दवाई आपने रिपीटेशन में दी। लेकिन जब तक वो स्टेटस क्यू था, यानी कि स्टेटस मॉर्बी, ये स्टेटस मॉर्बी है, यानी कि जो 50% अच्छा हो गया वो वहां पर स्थिर रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। मीन्स अब उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट खत्म हो गई। अब आपको नए तरीके से केस को समझना होगा एज इट नाउ। क्योंकि अब जो स्टेटस है उसके हिसाब से जब हम केस की परसेप्शन लेंगे, एज इट नाउ इज मस्ट बी नोटेड डाउन एंड a second homeopathic remedy selected in accordance with it। और उस तरीके से जब जब भी हमें ये स्टेटस क्यों मिले बार बार लगातार, तो आपने एक हायर दिया फिर भी स्टेटस क्यों रहा, मीन्स वहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि इस दवाई को जितना काम करना था उतना कर दिया। अब मुझे अलग एंगल से केस को समझना है, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिम्टम है उसके हिसाब से। तो वो सेकंड होम्योपैथिक रेमेडी हो जाएगी, और वो उसके अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल हो वो हमें प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंग हमें समझना है और दवाई चॉइस करनी है। वन विच शेल बी ऑल द मोर अप्रोप्रिएट कैन देन बी फाउंड। और उसमें से जो भी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो दवाई हमें फाउंड आउट करनी है सिम्टम के हिसाब से। तो जब भी पहली दवाई की एक्शन खत्म हो जाए तब हमें दूसरी दवाई सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। कब? जब इम्प्रूवमेंट आते 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 स्टेटस क्यों होने लगे, यानी कि इम्प्रूवमेंट 20% 30% अच्छा हुआ, फिर स्टेटस क्यों, आपने एक हायर दी, फिर से स्टेटस क्यों, मीन्स वहां पर अब अपने आप को रोक लेना है, क्योंकि वहां पर फिर से एग्जामिनेशन करना है, जो भी रिमेनिंग सिम्टोमेटोलॉजी है उसके हिसाब से केस को अंडरस्टैंड करना है। और हो सकता है आपको नई घटनाएं मिले पेशेंट के लाइफ की, जो पुरानी हो सकती है और नई भी हो सकती, उससे आपको काफी मदद मिलने वाली है केस को और क्योर की तरफ ले जाने में। यही यही नेचर की यही प्रकृति का नेचर है, डिजीज का नेचर है, माइजम्स का नेचर है। फुटनोट आती है कि इन केसेस वेयर द पेशेंट विच हाउएवर हैपेंस एक्सेसिवली सेल्डम इन क्रॉनिक, भाग्य ही शायद ही हमें ये क्रॉनिक में देखने को मिलेगा, बट नॉट इन फ्रिक्वेंटली इन एक्यूट, मीन्स फ्रिक्वेंटली इन एक्यूट डिजीजेस, लेकिन हमें लगातार ये एक्यूट डिजीज में मिलता है क्या? वेयर द पेशेंट फील्स वेरी इल ऑल्दो हिज सिम्टम्स आर वेरी इनडिस्टिंक्ट। पेशेंट को काफी अंदर से अच्छा नहीं लगता है, पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं सर मुझे अच्छा नहीं लगता है, बदन दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा पेशेंट लेके आता है एक्यूट में। तो ये इनडिस्टिंक्ट सिम्टम है, लेकिन उस वो फील, जो पेशेंट है वो उसको काफी इल महसूस हो रहा है। सो दैट दिस स्टेट may be attributed more to the benign state of the nerves। ये जो स्टेट है वो बिनम स्टेट ऑफ नर्व की वजह से है। नर्व्स ही इतनी बिनम हो गई कि कोई सेंसेशन ही नहीं दे रहा। ब्रेन में जो सेंसेशन जाना है नर्व्स के थ्रू, वो ही नहीं जा पा रहे, क्योंकि सभी नर्व्स बिनम हो गई, तो पता ही नहीं चल रहा, विच डज नॉट परमिट द पेशेंट्स पेन्स एंड सफरिंग्स टू बी डिस्टिंक्टली परसीव्ड। इसीलिए पेशेंट की पेन एंड सफरिंग डिस्टिंक्टली परसीव्ड हो नहीं हो पा रही है। तो इसको एक्यूट में अगर हम विजयकर सर के चार्ट के हिसाब से देखें तो ये डलनेस ऑफ द नर्व्स में आ जाएगा, डलनेस ऑफ द ब्रेन में आ सकता है। तो डलनेस एट द लेवल ऑफ ब्रेन और नर्व्स, तो ये इसकी वजह से बिनम स्टेट आ जाता है, काम नहीं करता उतना, उसको डिस्टिंक्टली परसीव नहीं कर पाते पेशेंट। This torpor of the internal sensibility is removed by opium। ऐसी जब अवस्था हो तो आप ओपियम से इसको रिमूव कर सकते हैं। जब
तो अब आप अगर देखो तो एक्यूट चार्ट में विजयकर सर ने ओपियम को डलनेस में दिया है, डलनेस, हॉट, थर्स्टलेस या थर्स्टी इसमें दिया है, और दूसरे में दिया है स्लीप ओवर पावरिंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी डिक्रीज्ड, इसमें भी है। एंड नो एक्टिविटी चेंज उसमें भी है। तो ये यहाँ पर, लेकिन ये इंटरनल कॉर्पर जो टॉर्पर है, उसकी सेंसिबिलिटी जो कम हो गई, उसको सही कर सकते हैं ओपियम। एंड इन इट्स सेकंड रिएक्शन, लेकिन उसकी सेकंड रिएक्शन में द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बिकम डिस्टिंक्टली अपेरेंट। उसकी सेकंड रिएक्शन में सभी सिम्टम बहुत खुल के आएंगे। तो जब भी ऐसा कोई केस एक्यूट में आता है, तो ओपियम से 100% सही हो जाए ये मानना गलत हो जाएगा। खास करके जब जब पेशेंट आके बोले सर मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जबकि 103 104 बुखार होता है, कोई कंप्लेन नहीं करता, मीन्स हम वहां पर ले लेते हैं कि पेशेंट से इज वेल व्हेन ही इज वेरी सिक। तो वहां से अगर ओपीएम दो तो ओपीएम से पेशेंट की कंप्लेनिंग बढ़ेगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ओपीएम, ये ओपीएम की पार्ट है। लेकिन ओपीएम से 100% क्योर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ सिम्टोमेटोलॉजी को खोलता है। अगर उस उन केसेस में आपकी जो पावर है समझने की, केस को समझने की, अगर वो काफी डीपर लेवल से आती है, तो इन केसेस में भी आप बिना ओपीएम डायरेक्टली इसको विजुलाइज कर सकते हैं, पेशेंट की तकलीफ को परसीव कर सकते हैं बिना उसके कहे, और आप उसको अलग दवाई से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जैसे जैसे केसेस को डीपर लेवल से अंडरस्टैंड करते जाते हैं, फिर और आर्ट खिलती है, हमारी आर्ट और गहरी होती जाती है, और हम केस को काफी डीपर एंगल से समझने लगते हैं। Aphorism number 184. In like manner, after each new dose of medicine has exhausted in its action, when it is no longer suitable and helpful, the state of the disease that still remains is to be noted anew with respect to its remaining symptoms, and another homeopathic remedy sought for as suitable as possible for the group of symptoms now observed, and so on until the recovery is complete। इसी तरीके से जो भी नई मेडिसिन का जो नया डोज है, उसकी एक्शन खत्म हो जाए और वो अब सुटेबल ना रहे, हेल्पफुल ना रहे, तो फिर जो बाकी बचा स्टेट ऑफ हेल्थ है, स्टेट ऑफ डिजीज है, उसको हमें एक नए तरीके से, नए एंगल से, जो भी रिमेनिंग सिम्टम्स है उसके आधार पे हमें समझना होगा, नोट डाउन करना होगा, और एक नई होम्योपैथिक दवाई के लिए देखना होगा, और जो उस ग्रुप ऑफ सिम्टम जो बचा है उसके लिए काफी सुटेबल हो। और कब तक ऐसा करना है? जब तक रिकवरी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये काफी ब्यूटीफुल पार्ट हनुमान सर ने समझाया। जहाँ जर्नी स्टार्ट हुई थी कि सेवरल एंटीसोरी की जरूरत पड़ने वाली है, वहां से हनुमान सर ने इसको काफी अलग डीपर लेवल से हमें समझाया, अलग अलग एफोरिज्म के थ्रू, कि कौन से केस में क्या करना होगा। हर बार ये नहीं सोचना है कि नई दवाई, कुछ हमें पूछना भी होगा कि क्या कुछ बदलाव आया, जैसे फुटनोट में से हमने समझा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट हनुमान सर ने हमें दिया है। थैंक यू फॉर दैट। और आज के सेशन को भी हम यहाँ स्थगित करते हैं। कल आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।